हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति को छाती में दर्द हो रहा है तो कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति को दर्द किस कारण से हो रहा है, वो हार्ट का है या किसी और कारण से हो रहा है। यदि एज अ फ्रेंड, एज अ पेशेंट, एज अ रिलेटिव, एज अ डॉक्टर आपके पास कोई व्यक्ति आता है जिसको छाती का दर्द है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को क्या कारण से दर्द हो रहा है और क्या ट्रीटमेंट करना है, कौन सी चीज़ों से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और कौन सी जाँचों में क्या पता चलता है, उस बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ अ पेशेंट विद चेस्ट पेन, यानी छाती में दर्द वाला व्यक्ति आपके पास आता है तो उसकी जांच किस तरह से की जाएगी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले इनिशियल असेसमेंट में आप पेशेंट से हिस्ट्री पूछते हैं कि भाई आपको ये दर्द कब से चालू हुआ, कितनी देर से चालू हुआ, कहाँ पे एग्जैक्टली दर्द हो रहा है, छाती में किस तरफ हो रहा है, मेन छाती के सेंटर में हो रहा है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, हाथ को जा रहा है, नहीं जा रहा है, किस तरह का क्वालिटी का पेन है। कई बार हम जब पेशेंट्स को पूछते हैं कि आपको किस तरह का दर्द हो रहा है तो पेशेंट बोलता है दर्द तो दर्द है, दर्द का क्या क्वालिटी होता है। तो लेकिन दर्द में भी अलग अलग तरह का क्वालिटी होता है। कोई दर्द ऐसा होता है जिसमें भारीपन लगता है, किसी में चुभन लगता है, किसी में जलन लगती है, किसी में सफोकेशन की सेंसेशन होती है, किसी में किसी ने चाकू मार दिया वैसा दर्द हो रहा है, किसी में कंटिन्यूस दब रहा है वैसा सेंसेशन आता है। तो अलग अलग तरह के सेंसेशंस होते हैं जो पेशेंट के पेन के पैटर्न्स को डिफाइन करते हैं और अलग अलग तरह की बीमारियों में अलग अलग तरह का दर्द हो सकता है। इसके अलावा आप पेशेंट से पूछते हैं या एज अ पेशेंट आपको जानना ज़रूरी है कि आपका दर्द के साथ क्या होता है। साथ में सांस फूलती है, उल्टी जैसा लगता है, उल्टी होती है, पसीना आता है, थोड़ा सा पसीना आता है कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है, दर्द होता है तो वो बाएं हाथ की तरफ जाता है या नहीं जाता है, गले की तरफ जाता है या नहीं जाता है, और कौन सी जगह पे साथ में दर्द हो रहा है, क्या कारणों से दर्द बढ़ता है, क्या कारणों से दर्द कम होता है, यानी चलने फिरने पे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, बैठने से आराम मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको जानने की आवश्यकता है यदि किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है। तो मतलब दर्द एक सिंपल सा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि दर्द हो रहा है आपने जाके डॉक्टर को दिया, साहब दर्द हो रहा है इसका ट्रीटमेंट कर दो। तो दर्द के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, तब पता चलेगा कि ये दर्द किस कारण से हो रहा है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी चेंज होगी। इसके अलावा जब आपके पास पेशेंट आता है एज अ डॉक्टर या एज अ फ्रेंड रिलेटिव जिसको दर्द हो रहा है, तो अगर पॉसिबल है तो आप पेशेंट का हार्ट का गति देखते हैं, हृदय गति देखते हैं, पल्स रेट देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, कितनी श्वास की गति चल रही है, और अगर पल्स ऑक्सीमीटर घर पर हो तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा है। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया दे देगा कि पेशेंट को किस तरह का दर्द है और दर्द कितना सीवियर है, उसके साथ कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांस तो नहीं है। मान लीजिए पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत लो है, बहुत हाई है, तो रिस्क हो सकता है। पेशेंट का अगर रेस्पिरेटरी रेट बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर कम है तो इसका मतलब लंग्स में पानी भर रहा है। तो ये चीज़ें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देगी कि पेशेंट का ओवरऑल कंडीशन कैसा है और कितना सीरियस कंडीशन है, कितना सीरियस पेन है, किस पेन को आप इग्नोर कर सकते हैं और किसे नहीं, ये आपको पता चलेगा। नेक्स्ट, अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल में किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी। ईसीजी लेकिन हृदय के सारे ब्लॉकेजेस को डिटेक्ट नहीं करता, ये जानना समझना जरूरी है। ईसीजी आपको सिर्फ इतना बताएगा कि वर्तमान में पेशेंट को कोई हार्ट अटैक है या नहीं, या सिग्निफिकेंट चेंजेस है या नहीं। वो आपको एक रफ आइडिया दे सकता है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है या नहीं, लेकिन आपको एक एक्यूरेट असेसमेंट कि दर्द किस कारण से था हार्ट का था या नहीं था, कोई ब्लॉकेज है या नहीं है, ये इतना एक्यूरेट ईसीजी में पता नहीं चलता है। हालांकि नॉर्मल ईसीजी होने से आपको एक सिग्निफिकेंट सेंस ऑफ सेफ्टी हो जाती है कि कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये भी 100% गारंटी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कई बार ईसीजी पेन होने के बाद भले माइनर अटैक हो तो भी थोड़ी देर के बाद पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। छोटे अटैक में ईसीजी ऑलमोस्ट 50% केसेस में नॉर्मल हो सकता है, बड़े अटैक में भी एटलीस्ट 10% केसेस में पूरी तरह नॉर्मल हो सकता है। तो इसलिए ईसीजी बहुत रिलायबल नहीं है, पर सबसे ईजीली अवेलेबल, सबसे सस्ता टूल है जो ज़्यादातर हॉस्पिटल में 100-200 रुपये में हो जाता है। तो बहुत जगह अवेलेबल भी है, छोटी छोटी क्लिनिक्स पे भी होता है। तो ये सबसे पहला टूल है जो कराया जाना चाहिए यदि किसी व्यक्ति को छाती में दर्द हो रहा है। बहुत यंग बच्चा है, 10-15 साल का है, वैसे जिसको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं, तो आप ना भी करो तो चलेगा। पर अगर 20-25 साल के बाद अगर किसी व्यक्ति को छाती का दर्द हो रहा है तो एटलीस्ट एक ईसीजी होना चाहिए। इसके अलावा आप पेशेंट का एज ए डॉक्टर जब पेशेंट आता है तो पेशेंट का वाइटल साइंस देखते हैं, उसका कोई कंडीशन ठीक है या नहीं है, ओवरऑल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट का सैचुरेशन देखते हैं, और पेशेंट का अगर इको अवेलेबल है, इकोकार्डियोग्राफी अवेलेबल है तो वो देखते हैं। इकोकार्डियोग्राफी बेसिकली हार्ट की सोनोग्राफी है जो कि लगभग ईसीजी जैसी ही इंफॉर्मेशन देती है, थोड़ा बहुत 19-20 रहता है। इकोकार्डियोग्राफी भी आपको सारे ब्लॉकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा ऐसा नहीं है,
ब्लॉकेजेस से रिलेटेड हार्ट अगर डायलेट हो जाता है, फूल जाता है या हार्ट डैमेज होता है, उसको इको में आपको पता चल सकता है, लेकिन इको भी ईसीजी के तरह बहुत सारे हार्ट अटैक्स को मिस कर सकता है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस को मिस कर सकता है। तो इसलिए आपको सिर्फ इको पे भी रिलाई नहीं करना चाहिए। जब कभी व्यक्ति को अगर दर्द हो रहा है और अगर रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री, व्यसन होना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स है, तो ट्रेडमिल टेस्ट करके देखना चाहिए, जो कि बेसिकली एक्सरसाइज का टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट है, जिसमें पेशेंट को पट्टे पर चलाया जाता है और मल्टीपल ईसीजी किए जाते हैं। या स्ट्रेस इको भी करके देख सकते हैं, जिसमें पेशेंट को चलाया जाता है और पहले और बाद का इको आप देखते हैं, उस पर कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं कि क्या डिफरेंस है, और इस बेसिस पे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि पेशेंट को कोई ब्लॉकेज है या नहीं और पेशेंट को कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है या नहीं। हालांकि इसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू भी 100% नहीं होती है, 70-80% होती है, लेकिन एटलीस्ट ये आपको काफ़ी केसेस में एक सिग्निफिकेंट आइडिया दे देता है। और यदि ये पूरी तरह से नॉर्मल है और पेशेंट का एफर्ट टॉलरेंस अगर अच्छा है तो फिर आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि ये खराब है इसकी वैल्यू और पेशेंट बहुत कम चल पाया है और इसी चीज़ में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर आपको एंजियोग्राफी करके इसको कंफर्म करना चाहिए। कभी कभी अगर पेशेंट को कोई खांसी है या सांस का प्रॉब्लम है या सैचुरेशन कम हो रहा है तो एक्सरे भी करके आप देखते हैं। एक्सरे में लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट के डायलेशन का प्रॉब्लम, निमोनिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इस तरह का प्रॉब्लम्स को कई बार आप डिटेक्ट कर सकते हो, जिससे भी कई बार आपको मदद मिलती है ये जानने और समझने में कि व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं, लंग्स का प्रॉब्लम है या कौन से सिस्टम का प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप करते हो कार्डियक एंजाइम्स। कार्डियक एंजाइम्स बेसिकली कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हार्ट अटैक के बाद ब्लड में रिलीज होते हैं, जैसे ट्रोपोनिन आई या ट्रोपोनिन टी किया जाता है, या CK-MB यानी क्रिएटिनिन काइनेज MB फ्रैक्शन, मायोकार्डियम फ्रैक्शन, ये किया जाता है। तो ये अगर ब्लड में ज़्यादा आ रहा है तो ये इंडिकेट करेगा कि बड़ा हार्ट अटैक है। हालांकि अगर ये नॉर्मल आता है तो ये कम्प्लीटली रूल आउट नहीं करेगा कि हार्ट अटैक नहीं है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव आता है तो काफ़ी सपोर्टिव एविडेंस मिल जाता है ये देखने के लिए कि व्यक्ति को हार्ट अटैक या हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं। और अगर ये पॉजिटिव आता है तो पेशेंट का एंजियोग्राफी करके ज़्यादातर केस में कंफर्म करना चाहिए। अगर ये नेगेटिव आता है तो फिर आपको बाकी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि ECG में क्या फाइंडिंग्स है, इको में क्या फाइंडिंग्स है, पेशेंट का रिस्क फैक्टर कैसा है, ट्रेडमिल में क्या फाइंडिंग्स है, उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि एंजियो की ज़रूरत है या नहीं। अब लास्ट जो चीज़ आती है वो है एंजियोग्राफी, जो कि सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है ये देखने के लिए कि व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं, या ब्लॉकेजेस है या नहीं। एंजियोग्राफी एकमात्र टेस्ट है जो 100% आपको ऑलमोस्ट रिपोर्ट गारंटी के साथ बता देगा कि पेशेंट को हार्ट का ब्लॉकेजेस है या नहीं और कितना ब्लॉकेजेस है। हालांकि एंजियोग्राफी बहुत डेफिनेटिव टेस्ट है, लेकिन क्योंकि वो बड़ा टेस्ट है तो इसलिए सबसे पहले एंजियोग्राफी नहीं किया जाता। एंजियोग्राफी सबसे पहले क्यों नहीं किया जाता, इस पर भी ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया है। लेकिन एंजियोग्राफी क्योंकि बड़ा टेस्ट है, इन्वेजिव टेस्ट है, इसमें रिस्क होता है, तो इसलिए ये सबसे लास्ट में करते हैं जब बाकी सब टेस्ट में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा बार पेन हो रहा है और कोई डाउट हो रहा है कि आपको रूल आउट करना है, तो फिर आप एंजियोग्राफी करते हो। इसमें भी दो तरह का एंजियो होता है, एक CT एंजियो और एक रेगुलर एंजियो। CT एंजियो लो रिस्क पेशेंट में किया जाता है, जहाँ पे आपको माइनर डाउट है कि शायद ब्लॉकेज हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ रूल आउट करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आप CT एंजियो करते हो। CT एंजियो का रिपोर्ट सही ब्लॉकेज आने पर इतने एक्यूरेट नहीं होती, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जब पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो आपको रीचेक करना पड़ता है, फिर से एंजियो करना पड़ता है। कैथेटर एंजियो की रिपोर्ट ज़्यादा गारंटीड होती है, लेकिन कैथेटर एंजियो इन्वेजिव होता है तो वो हर एक पेशेंट में करना यूजली अवॉइड करता है। तो बेसिकली ये दोनों एंजियो में क्या डिफरेंस है और किस पेशेंट में करते हैं, किसे नहीं करते, अलग अलग केस में डिपेंड अलग अलग करता है। इस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस किए हैं, हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। फाइनली अगर पेशेंट की ये सारी चीज़ें नॉर्मल आती है और ज़्यादातर टेस्ट इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग एंजियो अगर हो गया है तो पेशेंट को आप उस हिसाब से मेडिसिन स्टार्ट करते हैं और फॉलोअप करते हैं। अगर हार्ट का प्रॉब्लम निकलता है तो हार्ट की मेडिसिन देते हैं, हार्ट का नहीं निकलता है तो बाकी चीज़ों के लिए मेडिसिन देते हैं। फिर फॉलोअप करते हैं कि पेशेंट को वापस से पेन हो रहा है कि नहीं, और कितनी फ्रीक्वेंसी से किस तरह का पेन हो रहा है, या कोई नए सिम्टम तो नहीं हो रहे। अगर कुछ नया आपको मिलता है तो फिर आप उस हिसाब से ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी को चेंज करते हो, और अगर पहले एंजियो नहीं हुआ है तो फिर बाद में कर सकते हो। मान लीजिए पहले आपने ECG को ट्रीटमेंट किया, सब नॉर्मल आया, फिर आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट को बार बार पेन हो रहा है, तो अगली बार आप एंजियो करके देख सकते हो। एंजियो करने के बाद भी कई बार कुछ केसेस में पेशेंट को पेन हो सकता है, कार्डियक, नॉन कार्डियक, तो वो चीज़ों के लिए फिर आपको क्या रिपोर्ट आया है, क्या रिस्क फैक्टर्स है, प्रिंस मेटल एंजाइना हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ों पर देखना पड़ेगा। तो एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेटिव, एज अ डॉक्टर, सब तरह से अगर पेशेंट को चेस्ट पेन होता है तो ये टॉपिक में आपको ये समझने को मिलता है कि क्या क्या जांचें की जाती है, क्या क्या चीज़ों से क्या जानने को मिलता है और किन जांचों की क्या वैल्यू है यदि किसी व्यक्ति को पेन होता है। और कोई भी एक सिंगल जांच ऐसी नहीं है जिसको सबसे पहले कर देने से आपको क्लियर पता चल जाएगा। हर जांच की अपनी प्लस माइनस होती है और कई बार कई जांचों को एक साथ भी करना पड़ता है, जिससे कि बीमारी के बारे में आपको डिटेल पता चलता है।
उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।